अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स टू कलेक्ट द डेटा। लास्ट टॉपिक में हमने डेटा और इसके टाइप्स पढ़े थे। उम्मीद है आपको उसकी समझ आ गई है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम, चाहे वो डेटा क्वांटिटेटिव हो चाहे वो डेटा क्वालिटेटिव हो, हम उसको किस तरीके से कलेक्ट करते हैं। रिसर्च इंस्ट्रूमेंट या इंस्ट्रूमेंटेशन भी कहते हैं इसको, यानी कौन से टूल्स यूज करके हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, तो उसे कहते हैं रिसर्च इंस्ट्रूमेंटेशन। अब हमारे पास बोथ डेटा इसमें आती है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। जो हमारे पास क्वांटिटी पे हो और या क्वालिटी, ऑर्डिनल एंड नॉमिनल, इसमें डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस आते हैं। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है, ये बहुत क्लियर है। इसके अलावा इन पे बहुत डीप एक्सप्लेनेशन रिसर्च मेथोडोलॉजी में पढ़ेंगे हम लोग, तो आप वो वीडियो भी देख ले तो आपको बहुत ज्यादा इजीली इसकी समझ आ जाएगी, डीप जो है। ठीक है, लेकिन इतना मैं आपको बता दूं, जो क्वालिटी होती है ना, वो हमारे पास कैटेगोरिकल, न्यूमेरिकल या स्केल्स उनमें यूज नहीं होते, बल्कि नरेटिव्स में यूज होते हैं। या किसी का, मैं अगर रिसर्च कर रही हूँ किसी ग्रुप पे, उनकी एथनिसिटी को देख रही हूँ, तो क्वालिटेटिव रिसर्च कहलाएगी। अगर मैं किसी का रिसर्च वेट, उनकी एज और ऐसी किसी क्वालिटी पे कर रही हूँ, तो वो क्वांटिटेटिव रिसर्च कहलाएगी। ठीक है, ऑलराइट। तो अभी आते हैं अपने अप्रोच पे आते हैं। ठीक है, कि हम किन अप्रोचेस के साथ अपने डेटा को कलेक्ट करते हैं। हमारे पास अप्रोचेस क्या होती हैं डेटा की, हमारे पास ये भी हमने कल पढ़ा है कि कोई प्राइमरी अप्रोच होती है या तो फिर सेकेंडरी अप्रोच होती है डेटा को कलेक्ट करने के लिए। प्राइमरी मींस वो डेटा जो ऑलरेडी अवेलेबल हो, सेकेंडरी मींस ऑलरेडी अवेलेबल डेटा, प्राइमरी मींस जो ऑन द स्पॉट हम लोग डेटा लेते हैं। अब ऑन द स्पॉट हम लोग कौन सा डेटा लेते हैं? मैं हेल्थ के बारे में ले रही हूँ, मैं कोई प्रोग्राम कर रही हूँ, कोई सोशल है, कोई एम्प्लॉय की डिटेल मुझे चाहिए, तो ये प्राइमरी डेटा है। ऑलराइट, मैं उनसे पूछ लेती हूँ, कोई ना कोई क्वेश्चन करके ले लेती हूँ। लेकिन अगर मैं सेकेंडरी डेटा ले रही हूँ, जैसे मैं पॉपुलेशन को देख रही हूँ, तो मैं कहीं से कोई भी वेबसाइट खोल के, ऑथेंटिक चीज खोल के, ठीक है, वहां से मैं पॉपुलेशन के बारे में डेटा ले लूँ। किसी का मैं मोर्टेलिटी रेट देख रही हूँ, तो मैं भी ये कोई ऑथेंटिक जो कि है कहीं से पता लगा सकती हूँ कि मोर्टेलिटी रेट इस हॉस्पिटल में कितना है, बुक से पता लगा सकती हूँ, वेबसाइट से, इंटरनेट से, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो ये हमारे पास अप्रोचेस कहलाती है प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा की। अभी आते हैं कि मेन अपने उस पे, कि हम लोग, हमारे पास सबसे पहले जो तरीका होता है, मेन तरीका, वो है ऑब्जर्वेशन। हमारे पास सबसे पहले जो मेन कॉमन तरीका है वो है ऑब्जर्वेशन का। इसके अलावा हम लोग क्वेश्चनियर करके, सर्वे करके, टेलीफोन कॉल्स करके, इंटरनेट के थ्रू, बुक्स के थ्रू, आर्टिकल्स को पढ़ के हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं। लेकिन जो सबसे पहले हमारे पास कॉमन जो तरीका वो है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन कहते हैं टू वॉच एंड लिसन। टू वॉच एंड लिसन, कोई भी चीज आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, आप देख रहे हो, आप उसको सुन रहे हो कि ये कैसे है, क्या है। ठीक है, तो हमारे पास इसमें दो टाइप्स आती हैं, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड नॉन पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट एंड B1 इज नॉन पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन वो कहलाती है कि जिसमें हमारे पास ऑब्जर्वर खुद पार्टिसिपेट कर ले। ऑब्जर्वर पार्टिसिपेट कर ले तो वो कहलाती है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। एंड इसमें हमारे पास ऑब्जर्वर खुद पार्टिसिपेट नहीं करता, बल्कि वो एक ग्रुप को ऑब्जर्व कर रहा होता है। अब जैसे मैं कह रही हूँ, एक ग्रुप है, जैसे कि कोई भी ग्रुप जो प्लेयर्स के बारे में पता लगवाना है या कुछ, ठीक है, ऐसी क्लासरूम है, स्टूडेंट्स के बारे में पता लगवाना है, तो हम लोग वो कहते हैं कि ये पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर है। अब इसकी एग्जांपल मैं देती हूँ। आप, एक क्लासरूम है, ठीक है, वहां पे टीचर की डेमो को देखने के लिए सारे स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, और साथ में प्रिंसिपल्स भी आके वहां पे बैठ जाते हैं, सीनियर टीचर्स भी वहां पे आके बैठ जाते हैं, ताकि वो उनको ऑब्जर्व करे। तो हमारे पास पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि वो एक ग्रुप को ऑब्जर्व कर रहा है, वो स्टूडेंट्स के साथ खुद जो कि है खुद नहीं बैठे वहां पे, खुद पार्टिसिपेट नहीं कर रहे इस ऑब्जर्वेशन में, बल्कि वो स्टूडेंट्स को टेस्ट, जैसे हम लोग ये देख सकते हैं कि एक स्टूडेंट है, एक ग्रुप है, ठीक है, वहां पे स्टूडेंट्स का वो बैठे हैं और आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो क्लासरूम में किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो आपके पास नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की एग्जांपल में आता है। या यूं आप कह सकते हैं कि एक नर्सेज हैं, ठीक है, आप उनकी ड्यूटी को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो अपनी ड्यूटी कैसे कर रहे हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप उनकी ड्यूटी को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि तमाम नर्सेज हैं, क्या वो सही कर रहे हैं अपनी ड्यूटी या नहीं। जब वो किसी ग्रुप को ऑब्जर्व कर रहा हो ऑब्जर्वर, तो वो नॉन पार्टिसिपेंट कहलाती है। लेकिन जब वो खुद उसमें शरीक हो जाए तो वो हमारे पास पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कहलाती है।
अब ऑब्जर्वेशन के साथ हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स पेश आती हैं। प्रॉब्लम्स, सबसे फर्स्ट वन एंड कॉमन प्रॉब्लम इज हॉथॉर्न इफेक्ट। हॉथॉर्न इफेक्ट में क्या होता है कि आपको तो ये जनरल सी अपनी लाइफ में भी पता होगा कि जब आप किसी को कहते हैं कि मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो उनका इफेक्ट जो कि है चेंज हो जाता है। लेकिन जब आप किसी को ऑब्जर्व कर रहे हो लेकिन आपने किसी को बताया नहीं है, यानी उनको नहीं पता कि उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो वो अपने नेचुरल बिहेव में होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि पीपल चेंज देयर बिहेवियर, पीपल चेंज देयर behavior when they know that they are being observed, and people do not change their behavior and they are in their natural state when they do not know they are being observed. जब उनको पता होता है कि वो ऑब्जर्व किए जा रहे हैं तो वो कोशिश करते हैं कि वो अपने आप को अच्छे से अच्छे तरीके में पेश करें। वही एग्जांपल मैं दोबारा यहाँ पे पेश करूंगी कि ये टीचर है, क्लासरूम है, बैठे होते हैं यहाँ पे सीनियर टीचर्स या प्रिंसिपल या कोई भी है, वो बैठ जाते हैं। तो वो टीचर जो डेमोन्स्ट्रेटेड क्लास दे रही है, डेमो दे रही है, वो कोशिश करती है या करता है कि मैं अच्छे से अच्छा प्रेजेंट करूं ताकि ये मुझे सेलेक्ट करें, ठीक है, ताकि मेरी जो एक्सप्लेनेशन है वो इनको अच्छी लगे। लेकिन अगर इनको नहीं पता कि इनको ऑब्जर्व किया जा रहा है तो अपनी नेचुरल स्टेट में होंगे, तो ये हमारे पास कहलाती है हॉथॉर्न इफेक्ट। जब आप किसी पे रिसर्च करें और उनको पता होता है कि उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है तो वो अपने आप को बेटर से बेटर शो करते हैं। तो ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो दैट इज वाई ड्यू टू दिस प्रॉब्लम हमारे पास इनकम्प्लीट ऑब्जर्वेशन होती है। इनकम्प्लीट ऑब्जर्वेशन होती है, हम लोग अपने 100% ऑब्जर्वेशन की तरफ नहीं पहुंच सकते। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि ये नेचुरल बिहेवियर जो इनका होता है वो खराब ना हो, ठीक है। देन वी हैव, हमारे पास क्या होता है कि ऑब्जर्वेशन के भी कुछ कंडीशंस होते हैं। नंबर 1 इज नेचुरल एंड सेकंड वन इज कंट्रोल्ड। नेचुरल एंड कंट्रोल्ड, ये हमारे पास कंडीशन ऑफ ऑब्जर्वेशन है कि हम जब भी ऑब्जर्वेशन करते हैं या तो फिर वो नेचुरल फिनोमेना में होंगे या तो फिर एक कंडीशन होगी जिन फिनोमेना में हम उनको ऑब्जर्व करेंगे। अब नेचुरल फिनोमेना ये है कि हम इनको कोई स्टिमुलस नहीं देंगे और हम सिर्फ उनको देखेंगे और हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। जैसे मैं कह रही हूँ एक क्लास में जो कि हम स्टूडेंट्स बैठे हैं और मैं उनको ऑब्जर्व कर रही हूँ कि क्या ये क्लास जो कि है इनके मैनर लिहाज से कि इनकी मैनर्स कैसी हैं। अब जो दूसरा कंडीशन मैं देख रही हूँ, सॉरी ये तो मैंने कंडीशन लिखा है, कंट्रोल्ड, ठीक है। दूसरी जो कंडीशन है वो हमारे पास है कंट्रोल्ड, जिसमें हम लोग स्टिमुलस देते हैं और हम फिर जाके उनको ऑब्जर्व करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कहा मैं एक क्लास को देख रही हूँ, मैंने उनको कोई स्टिमुलस नहीं दिया, मैं सिर्फ वहाँ पे खड़ी हूँ और उनके मैनर्स को ऑब्जर्व कर रही हूँ, उनसे बातें कर रही हूँ, बातचीत वगैरह। लेकिन यहाँ पे मैंने उनको स्टिमुलस दिया, लेट्स से मैंने उनको वहाँ पे दिया सरप्राइज टेस्ट, और तब मैं उनके बिहेवियर को देख रही हूँ कि वो मेरे साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं आफ्टर दे हेयर अबाउट सरप्राइज टेस्ट, कि क्या तब भी वो हमारे पास नेचुरल बिहेवियर में रहते हैं या नहीं। स्टिमुलस देने के बाद हमेशा बिहेवियर में चेंज आता है। तो ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन की दो कंडीशंस होती हैं, एक में स्टिमुलस हमने दिया, दूसरे में स्टिमुलस नहीं दिया। अगर हम इसको इस तरह देखें कि एक पेशेंट है, हम उसको विदाउट कुछ कहें उनका मेंटल हेल्थ देख रहे हैं, या दूसरा कंडीशन है हमने उनको बातें सुनाई और ये किया तो तब हम उनका मेंटल हेल्थ जाके देखें तो हमारे पास स्टिमुलस हुआ। इन एनी कंडीशन बस हम अगर स्टिमुलस दें तो वो कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन कहलाएगी, लेकिन अगर नेचुरल कंडीशन है तो हमने उनको उसमें स्टिमुलस नहीं देना। ऑलराइट, तो ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन थी अबाउट हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, या तो फिर हम पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के थ्रू कर सकते हैं या तो फिर नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के थ्रू डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें इफेक्ट, हॉथॉर्न इफेक्ट जो कि है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जब ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है और उसको पता लग जाता है तो वो अपने चेंज बिहेवियर को जो कि है चेंज कर लेते हैं। इसमें हमारे पास कंडीशन दो है कि नेचुरल भी हो सकती है एंड कंट्रोल्ड भी हो सकती है। तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन के बारे में थी। नेक्स्ट जो कि है वो हमारे पास है इंटरव्यू। हम नेक्स्ट डेटा अपने इंटरव्यू के थ्रू कलेक्ट कर सकते हैं। इंटरव्यू क्या होता है कि हम लोग इधर यानी जो रिसर्चर होता है और जिस चीज़ पे उसने रिसर्च करनी है, अगर किसी इंसान पे करनी है, जिस चीज़ की भी करनी है, तो वो उससे इंटरव्यू यानी फेस टू फेस वर्बल कम्युनिकेशन वो कर ले,
ठीक है, फेस टू फेस होती है लेकिन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। इट्स मतलब फेस टू फेस नहीं भी हो सकती लेकिन मोस्टली फेस टू फेस ही होती है और वर्बल कम्युनिकेशन होती है, तो ये हमारे पास इंटरव्यू कहलाती है। इसमें हमारे पास मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बट वर्बली। क्वेश्चनियर में ये होता है कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बट रिटन फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बट इट इज ऑल वर्बली। और फेस टू फेस है भी और नहीं भी हो सकता हमारे पास ये कम्युनिकेशन, ठीक है। तो अगेन उधर हमने पढ़ा था पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे हमारे पास है फ्लेक्सिबल इंटरव्यू एंड इनफ्लेक्सिबल इंटरव्यू। फ्लेक्सिबल एंड इनफ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल वो इंटरव्यू होते हैं जिसमें यानी कोई डिसाइडेड क्वेश्चंस नहीं होते, क्वेश्चंस को डिसाइड नहीं किया हो जाता, बट ऑन द स्पॉट जो जहन में आता है वही सवालात अपनी रिसर्च के मुताबिक पूछे जाते हैं। लेकिन इनफ्लेक्सिबल में ये होता है कि प्री डिसाइडेड क्वेश्चंस रखे होते हैं एंड जो उनकी मर्जी होती है, जो उन्होंने चूज किया होता है अकॉर्डिंगली वो क्वेश्चंस वो अपने जो कि हैं रिसर्च के हवाले से पूछते हैं। ऑलराइट, तो इंटरव्यू में फ्लेक्सिबल इनफ्लेक्सिबल। ऑब्जर्वेशन में हमारे पास पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन आती है। अब जैसे हमने उधर पढ़ा नेचुरल एक स्टिमुलस जब हम नहीं देते या तो फिर हम स्टिमुलस देते हैं, वो हमने कंडीशन पढ़ी। यहाँ पे हमारे पास एक इंटरव्यू है स्ट्रक्चर्ड एंड द सेकेंड वन इज स्ट्रक्चर्ड एंड अदर वन इज नॉन स्ट्रक्चर्ड। नॉन स्ट्रक्चर्ड, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू वो होती है, स्ट्रक्चर किसे कहते हैं कि जब हम एक चीज का नक्शा बना दें, उसका स्ट्रक्चर पेश करें, तो ये हमारे पास क्या होती है कि ऑलरेडी स्केड्यूल्ड होता है हर एक चीज। इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो स्केड्यूल्ड होते हैं, इसमें जो तमाम इंफॉर्मेशन होती है वो स्केड्यूल्ड होती हैं। और चूंकि ये स्ट्रक्चर्ड है ना, तो ये हमारे पास कम टाइम के लिए होते हैं, फीवर होते हैं, इसमें इतने ज्यादा नहीं होते। जो नॉन स्ट्रक्चर्ड है ये फ्रीडम होती है, इसमें पूरी की पूरी फ्रीडम ऑफ वर्ड्स, फ्रीडम ऑफ क्वेश्चंस, फ्रीडम ऑफ रिस्पॉन्स है, ठीक है। जो बोलना है जैसे बोलना है आपके पास फ्रीडम है, आप बोले। कोई रिसर्च हम लोग जब करते हैं तो हमें उन पे कोई कमांड नहीं चाहिए होता उस रिसर्च के मुताबिक, तो हम इंटरव्यू जब उनसे लेते हैं तो वो नॉन स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू लेते हैं जहाँ पे उनके पास वर्ड्स की रिस्पॉन्स की जो कि है फ्रीडम होती है। मोस्टली इसमें जो कि है हमारे पास क्वांटिटेटिव डेटा आता है, ठीक है, कि कोई भी डेटा हमारे पास इसमें आ सकता है क्वांटिटेटिव। लेकिन जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज होती हैं इसमें मोस्टली क्वालिटेटिव डेटा की तरफ हम लोग आ सकते हैं। खैर इसको ना कंफ्यूज करें, इसको ये दोनों हो सकते हैं, बस आपने ये याद रखना है कि जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होती है वो स्केड्यूल्ड होती है एंड जो नॉन स्ट्रक्चर्ड होते हैं उसमें फ्रीडम ऑफ चॉइस होती है, चाहे वो वर्ड्स हो चाहे वो जो भी हो, वो आप बिल्कुल आपके पास फ्रीडम होती है। तो हम कह सकते हैं इट्स काइंड ऑफ फ्लेक्सिबल टाइप एंड दिस वन स्केड्यूल्ड इज इनफ्लेक्सिबल, ठीक है। तो ये हमारे पास है। बाकी इसमें कोई ऐसे खास क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स नहीं पेश आते, लेकिन हमारे पास ऑब्जर्वेशन में हॉटन इफेक्ट एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी पेश आती है जो ऑब्जर्वेशन कलेक्शन ऑफ डेटा में हमारे पास पेश आती है। द थर्ड वन आफ्टर द इंटरव्यू इज क्वेश्चनेयर, ठीक है, क्वेश्चनेयर। अब इंटरव्यू हमने कहा इट्स अ फेस टू फेस वर्बल कम्युनिकेशन, लेकिन क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं वर्बली। ये क्या है कि इट्स रिटन लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, रिटन लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। ये हमारे पास रिटन लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होती हैं, जो रिस्पोंडेंट होता है वो रीडिंग के थ्रू उनको जो कि है उन क्वेश्चंस को रीड करता है, उनसे वो करता है और अपने आंसर्स वहाँ पे लिखता है या वी कैन से रिकॉर्ड करता है रिटन फॉर्म में। ऑलराइट, यहाँ पे चूंकि हमारे पास मोस्टली जो रीडर्स होते हैं वो मोस्टली इलिटरेट भी हो सकते हैं, जो हमारे पास पढ़ नहीं सकते या जो हमारे पास इलिटरेट नहीं लेकिन एजुकेशनल या प्रोफेशनल अपनी इस रिसर्च के मुताबिक के फील्ड में नहीं हो सकते। जैसे हम लोग अक्सर मेडिकल के बारे में पूछ सकते हैं, हमें लिखना चाहिए फीवर, ठीक है, बजाय इसके वो लिख लेते हैं पायरीक्सिया। सो नॉर्मली बंदे को नहीं पता होता दैट पायरीक्सिया मीन्स फीवर, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि यूज करें सिंपल से सिंपल वर्ड्स को। राइट, अपने जो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होती हैं उनको सिंपल से सिंपल रखने की कोशिश करें, ठीक है, ताकि वो क्या हो, अंडरस्टैंडेबल हो, ताकि वो क्लियर हो। सो ये इसकी क्वेश्चनियर की जो कि है हमारे पास इम्पोर्टेंट यहाँ पे हमारे पास ये आती है कि अगर वो क्वेश्चंस अनरीडेबल हो, मतलब उसको बिल्कुल अनक्लियर हो, अनअंडरस्टैंडेबल हो, तो ये क्वेश्चनियर आपका तब जाके फेल हो सकता है। ऑलराइट, अब क्वेश्चनियर में बात ये होती है कि ये जो कि है इजी होता है, इजी टू डिलीवर अकॉर्डिंग टू द इंटरव्यू,
ठीक है, हमारे पास इतना ईजी नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होती है, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होती है, आपने उसको बस देना है, फॉरवर्ड करना है, चाहे किस तरीके से आप इसको देते हैं, बाय ईमेलिंग, ठीक है, ईमेल के थ्रू, बाय ईमेल आप इसको देख सकते हैं। लेकिन ईमेल में मसला फिर आपके पास क्वेश्चनर का ही आता है कि आपको रिस्पांस नहीं मिलता, लोगों का रिस्पांस इसमें लोग इग्नोर कर देते हैं। जो हाईली आपके पास ऑडियंस आपको चाहिए, तो आप वो किसी क्लासरूम में जाके या किसी बंच ऑफ पीपल जहाँ पे ऑलरेडी वो बैठे होते हैं, कोई भी ऐसी जगह है, शॉपिंग मॉल है, पब्लिक प्लेस है, तो आपने वहाँ पे जाना है और आपने उनको बाय हैंड उनको प्रोवाइड करना है, एक्सप्लेन करना है दैट दिस इज माय रिसर्च और ये मेरा जो कि है क्वेश्चनियर है एंड प्लीज कैन यू, आपने उनसे परमिशन लेके एंड एथिक्स को सामने रख के उनसे आपने बताना है कि आप प्लीज इसको क्या फिल करेंगी और आपका जो डेटा होगा इट्स कम्प्लीटली कॉन्फिडेंशियल, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आगे जाके पेश नहीं आएंगी। बाकी क्वेश्चनियर का फ़ायदा ये है कि ये इनएक्सपेंसिव है। इंटरव्यू ये है कि आपने बाकायदा लोगों को इनवाइट करना है, उनको बताना है टाइम का वगैरह वगैरह, बहुत आपने इसको जो कि है फॉर्मल तरीके से रखना है। क्वेश्चनियर आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचाता है, बिल्कुल इनएक्सपेंसिव है और आपको लोगों की तरफ से एक्यूरेट रिस्पॉन्स भी मिलता है। ऑलराइट, एंड दिस इज मोर अंडरस्टैंडेबल। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, डर जाते हैं, लोग शाय होते हैं, लेकिन क्वेश्चनियर में वो अपनी तरफ से लिखते हैं तो बस जो उनके दिल में आता है वही लिख लेते हैं। लेकिन मोस्टली यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है वो है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द रिस्पोंडेंट्स। मतलब उन्होंने जो लिखा होता है अपनी तरफ से तो उन्होंने लिखा है, लेकिन अक्सर ये होता है कि हमें समझ नहीं पड़ती कि इसने जो लिखा है इसका मतलब क्या है। सो इट्स रियली डिफिकल्ट कि आप उस बंदे को ढूंढो, आप उसको कहो कि आपने जो लिखा है मुझे इसका मतलब समझा दें। सो दैट इज जस्ट, ये प्रॉब्लम आ सकती है इसमें। ऑलराइट, तो बाकी ये है कि इट्स बेस्ट वन, ये आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम भी आपको बचाता है आपके लिए एंड इट्स इनएक्सपेंसिव एज वेल। बाकी जो भी आपके पास कंक्लूजन आपके रिसर्च की आती है ना, वो आपके पास हमेशा आपके डेटा कलेक्ट करने के तरीके के मुताबिक ही आती है। आपने सही तरीके से डेटा कलेक्ट किया, कंक्लूजन आपके पास सही आएगी। चाहे आपका टॉपिक बहुत बेस्ट से बेस्ट है, लेकिन आपका मेथड टू कलेक्ट द डेटा तरीका गलत है तो आपका कंक्लूजन भी वैसे का वैसा ही आएगा। योर कंक्लूजन कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द वे हाउ यू कलेक्ट योर डेटा।